सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा आज फिजिक्स 12th का जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज फर्स्ट का जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक से, वो पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू ए स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें एक चार्ज है Q1 जो कि है 2 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरा चार्ज है Q2 और दूसरा जो चार्ज है यहां से r डिस्टेंस पे है और ये चार्ज है 2 × 10⁻, ये चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम और दोनों चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, Q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q2 की वजह से और Q2 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q1 की वजह से। इस केस में क्या होगा कि Q1 जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर की तरफ जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q2 भी उतना ही करेगा, है ना। न्यूटन के थर्ड लॉ से Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये निकालना है कि Q1 और Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक दूसरे की वजह से, उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ चार्ज कूलम में है, SI यूनिट में है, यहाँ भी चार्ज SI यूनिट में है। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करेंगे 30 × 10⁻⁻² मीटर। सेंटी मतलब 10⁻⁻² होता है। और जो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो एक बार लिखेंगे 1/4πε ε0 mod Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ 1/4πε0 की जगह पर लिखेंगे 9 × 10⁹। पहला चार्ज है 2 × 10⁻⁷ और दूसरा है 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई r², 30 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 × 2 × 3 ये हो जाएगा 54 × 10 का पावर, यहाँ 10 का पावर 9 है और इस दोनों को एक साथ अगर लिख लें तो 10⁻⁻14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये जो स्क्वायर है तो यहाँ 30 का भी स्क्वायर है और 10⁻⁻² का स्क्वायर है। तो 30 का स्क्वायर करेंगे 30 × 30 × 10 का पावर -4 हो जाएगा। यहाँ 14 होगा, 7 और -7 और -7 है, 10⁻⁻14। अब यहाँ से इसको लिख लेते हैं 54 × 10 की पावर, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 9 × ये 900 हो गया तो 9 × 10⁻² × 10 का पावर -4। 10 का पावर -4 से ये काटे तो -1 हो जाएगा यहाँ पे और ये कट करके 6 हो जाएगा। तो 6 × यहाँ 10 का पावर 2 है और यहाँ 10 का पावर -1, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 न्यूटन हो जाएगा। ये आंसर होगा। तो ये जो पहला चार्ज है Q1 वो Q2 की वजह से इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और Q2 जो है वो Q1 की वजह से इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्मॉल स्फीयर है जिसपे चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम का है और ये 0.4 माइक्रोकूलम एक दूसरा चार्ज है, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वहां फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला चार्ज जो है, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से, और वो कितना फोर्स लग रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ एक स्फीयर ले लेते हैं, ये स्फीयर है, इस पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा स्फीयर है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे दूसरा स्फीयर है और इस पे जो चार्ज है वो है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। और ये जो स्फीयर है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, वो इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ऑब्वियसली इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये जो फोर्स है उसका वैल्यू है 0.2 न्यूटन। अगर ऐसा है तो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये सॉल्व करना है। तो यहाँ 0.4 माइक्रोकूलम को ऐसा लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का जो वैल्यू है वो 0.2 न्यूटन है। यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 रखेंगे SI यूनिट में। Q1 है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2, दूसरा चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां सिर्फ रखना है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ R ही वेरिएबल है, R को यहाँ करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे और उसका रूट लेंगे, तो यहाँ से R के वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 का जो पावर है, यहाँ 10 का पावर 9 है, -6 है, इसको एक साथ रख सकते हैं। यहाँ -6 -12 हो गया, और उसमें से ये 9 माइनस करें तो -3 हो जाएगा, उसमें 9 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 10 का पावर -3 हो जाएगा ऊपर। 0.2 इज इक्वल टू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप R स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करेंगे, है ना, इसका R स्क्वायर इधर करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसका रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और R को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये जो R आएगा वो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा। ये आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर मैच कराएंगे। NCERT का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
और सेकंड में ही एक पार्ट था इसका, ये तो हम लोग अभी जो सॉल्व किए हैं वो पार्ट ए था, यहाँ पे ए था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। दूसरा पार्ट कर रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर जो है सेकंड स्फीयर की वजह से इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 0.2 न्यूटन का, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो जो सेकंड स्फीयर है वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो कितना करेगा, वो भी इतना ही करेगा, वो भी इतना ही करेगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज की वजह से उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना, Q2 Q1 पे जितना फोर्स लगाएगा, Q1 भी Q2 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम हो या अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो इक्वल और अपोजिट होता है डायरेक्शन में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। ये क्वेश्चन है थर्ड एनसीईआरटी का। इसमें ये कह रहा है कि चेक द रेशियो, एक रेशियो है ये, उस रेशियो को चेक करना है और ये बताना है, ये चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस होगा। ये जो रेशियो है वो रेशियो है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी। ये अगर इसको चेक कीजिए कि ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, है ना। उसके बाद कह रहा है कि लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कंटेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। फिजिकल कांस्टेंट्स जो है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अब इस रेशियो को भी सॉल्व कीजिए, जो कांस्टेंट्स है इसका वैल्यू आप देखिए टेबल से फिजिक्स के कि के का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, जी। तो पहले तो ये जानना होगा कि ये के है क्या, ई क्या है। तो ये जो के है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.61 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ 6.67 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये सब वैल्यू है। अब ये कह रहा है कि इस वैल्यू को रख करके इसको सॉल्व कीजिए। तो ये वैल्यू इस ढंग से है, पॉइंट में फिर इसको इसका स्क्वायर और ई जो है, यहाँ ई का वैल्यू भी लिखते हैं। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज का अमाउंट है वो है, जो कि ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सबका यूनिट भी लिखा हुआ है, यहाँ भी यूनिट लिख लेंगे। के का जो वैल्यू होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा, और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये सब का वैल्यू तो लिख दिया गया है। अब यहाँ रख करके इसको सॉल्व करना है। ये k का वैल्यू रखिए, ई स्क्वायर कीजिए इसका, फिर g का वैल्यू रखिए, फिर ये सब वैल्यू रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। और वो जो रिजल्ट आएगा उसमें ये कह रहा है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। पहले तो वो उसका वैल्यू डिटरमाइन करे, फिर कह रहा है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, वो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या इंडिकेट करेगा, है ना। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है। सपोज कर ले कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1। यहाँ मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, ठीक है। फिर एक दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, और दूसरा जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, उसका मास mp है, और यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस फोर्स का हम लोग वैल्यू लिखें तो F इज इक्वल टू, या फिर ऐसे ही करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और एक ही जगह हम लोग मान लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास me है और प्रोटॉन का मास mp है, और दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कि चार्ज की वजह से होता है, उसका वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F E से लिखते हैं। ये होगा K Q1 Q2 मोड लगाएंगे r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो तो मास की वजह से लगता है, इसमें भी मास है, यहाँ भी मास है। तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा उसको Fg से लिखेंगे, और उसका वैल्यू होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है। इसको ऐसे लिखते हैं Fe इज इक्वल टू K Q1 E है, और प्रोटॉन पे भी चार्ज E ही होता है। यहाँ जो चार्ज का अमाउंट है वो E होता है, इस पे जितना माइनस होता है उतना ही इस पे प्लस चार्ज होता है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, और यहाँ पे हम लोग को मॉड से मतलब है, उसके जो मल्टीप्लाई करें उसका मॉड लेना है। तो E इंटू ई ई स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ हो गया Fg इज इक्वल टू G me mp बाई r स्क्वायर। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होगा। और अगर ऐसा लिखें Fe बाई Fg, तो ये आएगा। इस दोनों का अगर रेशियो निकालें, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई G m e m p बाई r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया,
और आर स्क्वायर कैंसिल हुआ और एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा के ई स्क्वायर बाई जी एम ई और एम पी। तो एक्चुअल में ये जो रेशियो कह रहा है यहाँ पे, ये जो रेशियो है क्योंकि ये आया, ये एक्चुअल में दो फोर्स का रेशियो है। दो फोर्स का रेशियो, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखें, और उन दोनों को डिवाइड किए तो ये कितना निकल करके आता है। तो ये एक्चुअल में दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, फोर्स का रेशियो है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसका यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इस वजह से ये डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये दो फोर्स का रेशियो है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, सेम नेचर वाले फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो एक पार्ट तो ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये जो कांस्टेंट्स है ये सब, तो इसका वैल्यू रखिए, ये सब का वैल्यू रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये वैल्यू कुछ इस ढंग से है, फिर ई का स्क्वायर करना है, जी का भी वैल्यू रखना है। तो इसको करते हैं, इसको लिखते हैं एक बार, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। के के का वैल्यू होगा ऐसा यूनिट में 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है ना। और फिर मास ऑफ प्रोटॉन वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखें और सॉल्व करें तो वो जो रेशियो आएगा वो रेशियो बहुत बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, है ना। और ये रेशियो क्या है, वो दो फोर्स का रेशियो है। तो यहां से अगर लिखें हम लोग, ये रेशियो है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी। तो के की जगह पर रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। ई स्क्वायर है, ई का वैल्यू इतना है और इसका स्क्वायर करना है। अभी यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, यूनिट वैसे भी इसमें कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, ये देख चुके हम लोग। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 केजी एंड मास ऑफ प्रोटॉन इंटू करके लिख लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ नीचे देखेंगे -31 है, 10⁻⁻31 है और -27 भी है। ये जब ऊपर जाएगा या फिर -11 भी है और ये सब जब ऊपर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो रेशियो आएगा वो रेशियो बहुत ही बड़ा होगा, वो रेशियो 10⁻30 से भी ज्यादा होगा, है ना। ये रेशियो 10⁻30 से भी ज्यादा होगा, कुछ 35 39 कुछ इस टाइप से हो सकता है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करने में ये इसका स्क्वायर भी करना है ना। फिर ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के पावर को एक जगह कर लेंगे। तो इतना बड़ा अगर यही वैल्यू हम लोग ले लें, हालांकि इससे ज्यादा आएगा वो रेशियो,
इस ऑर्डर का आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा। तो ये क्या बता रहा है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? तो ये रेशियो ये बता रहा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड किए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो रेशियो निकाला गया है, वो रेशियो इतना आ रहा है। ये रेशियो ये बताएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कितना स्ट्रांग है, कई गुना ज्यादा है। तो कुछ इस टाइप से रिजल्ट आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में काफी स्ट्रांग होता है, कोई तुलना ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया है ना, 10⁻30 टाइप का ये आ गया। तो उतना स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्स की बात करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने कहीं भी नहीं आता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल है इसके सामने। इस वजह से हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इस रेशियो से हम लोग को ये पता चलता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है कि when a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both. The similar phenomenon is observed with many other pairs of the bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। कोई सिस्टम है, इसमें 2, 3 जितना भी बॉडी हो, तो इसका जो टोटल चार्ज होगा, इस पे सपोज कर ले चार्ज है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, तो दो टोटल चार्ज जो होगा वो Q1 है। तो ये जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी और चीज से जुड़ा होना नहीं चाहिए। तो ये सिस्टम बाकी अदर सिस्टम से आइसोलेटेड है, तो इसका जो टोटल चार्ज है अभी Q1 है, तो बाद में भी Q1 होगा, बाद में भी Q1 ही होगा। चाहे ये मिल करके 2 हो जाए या ये टूट करके 4 हो जाए, 5 हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होगा। ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखे थे, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि जब एक ग्लास रॉड को, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो दोनों पे चार्ज अपीयर होता है। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ए सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। इस तरह का जो फेनोमेनन है वो और भी पेयर के साथ होता है। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं तो दोनों बॉडी पे चार्ज अपीयर होता है। तो ये बताना है कि एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को किस ढंग से फॉलो करता है। तो पहले ये देख लें कि ये ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। ये एक पेयर है जिसमें ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ है। अभी इसको रब नहीं किया गया है तो इस पे चार्ज 0 है, Q1 इज इक्वल टू 0 और Q2 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का सिस्टम है। तो इस सिस्टम का टोटल जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 है, और जो कि 0 है, 0 प्लस 0 0 है।
अब जब हम लोग इसको रब करेंगे तो चार्जेस दोनों पे अपीयर हो जाएगा, दोनों पे चार्ज आएगा, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, चार्ज इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया, लूज करता ही है स्फीयर के लिए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सिल्क क्लॉथ पे, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें ये होता है कि इस पे जो चार्ज आया Q1 जो है वो Q1 इज इक्वल टू सपोज कर ले Q आया, तो जो Q2 होगा उस पे माइनस Q आएगा। जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है उतना चार्ज इस पे आएगा। और ये तो जब भी दो पेयर, एक पेयर को जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं तो दूसरे बॉडी पे जितना नेगेटिव आता है उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज पहले वाले बॉडी पे आता है। तो अब जो टोटल चार्ज इस सिस्टम का देखें तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो Q प्लस माइनस Q, तो ये जीरो आया, तो अभी भी जीरो है। जब रब नहीं किए थे तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, दोनों को ऐड किए तो जीरो। जब रब किए तब भी इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो जीरो है। जब हम लोग सिस्टम की बात करें तो एक बॉडी पे का चार्ज भले ही चेंज कर सकता है, जैसे अभी चार्ज इस पे जीरो है, रब करने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन पूरे सिस्टम की बात करें तो वो चार्ज कंजर्व होगा, इस पे जीरो था बाद में भी जीरो, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम लोग रब करेंगे एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वो फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन था। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे और इसका एक एक क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।